चलिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के मैकेनिज्म की बातें हम करेंगे। ध्यान से सुनेंगे भाई, मैकेनिज्म काफी दिलचस्प है। इसका क्वेश्चन यहां से बन सकता है प्रिपरेशन में। यहां से आप जानते हैं हम अमीन से हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन होता है। जीओसी में हमने लगभग 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 15 लेक्चर दिए हैं। कोई क्वेश्चन आएगा उसकी कोई गारंटी, लेकिन यहां से ये 2 से 2.5 लेक्चर का अपना ये रहने वाला है अमीन्स। यहां से क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आएगा, आता रहा है, आता रहेगा। तो हम बात करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के मैकेनिज्म की। देखिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जो रिएक्शन है वो केवल और केवल कौन देते हैं? 1 डिग्री अमाइड्स। ये रिएक्शन केवल 1 डिग्री अमाइड्स ही दे पाएंगे। अब 1 डिग्री अमाइड्स ही क्यों देते हैं वो हमें मैकेनिज्म बताएगा। आप जानते हैं रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा था क्या मैंने? नहीं लिखा था। तो देखिए, अमाइड की रिएक्शन करवाई जाती है 4 मोल ऑफ NaOH या KOH, साथ में हमारे सामने रहता है Br2। एक बार जे ने पूछा था इस रिएक्शन में कितने मोल लगते हैं, तो उसका भी हम हिसाब करेंगे। रिएक्शन अगर यहां पर हमारे सामने होगी तो बनकर आ जाएगा 1 डिग्री अमीन। क्या बनकर आएगा? 1 डिग्री अमीन। साथ में फॉर्मेशन हो जाएगी Na2CO3 की। साथ में यहां पर बनेगा हमारे सामने 2 मोल NaBr और साथ में बनेंगे 2 मोल ऑफ वाटर। अब आपको लगेगा कि सर ने एकदम बढ़िया तरीके से याद कर रखी। नहीं, मैंने आपको बोला था कि H4 हेलोफॉर्म, H4 हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ऑक्सीजन वाला बेस, ऑक्सीजन वाला बेस और साथ में हेलोजन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी बार आता है? 2 बार। कितनी बार आता है? 2 बार। आप बताइए, हेलोफॉर्म रिएक्शन में कितने मोल लगे थे बेस के? हेलोफॉर्म रिएक्शन में कितने मोल लगे थे? 4। 3 अल्फा एच हटाने में, एक CH3 को हटाने में लगे थे कि नहीं लगे थे? यहां पर भी कितने मोल रख रहे हैं? 4। बहुत सारी सिमिलरिटी है इन दोनों रिएक्शंस में। कुछ एक तरीके से चलने वाली रिएक्शंस की हमारे सामने रहेंगी। अब हमें एक एक का यहां पर क्या करना है? हिसाब देना है कहां कहां पर 4 मोल NaOH के कंज्यूम हुए हैं। हालांकि इसको रटने वाली कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो H हमारे सामने है, ये कैसे हैं? एसिडिक। अमाइड्स के बारे में पहले बताया था कि ये लोन पेयर देता कहां से है? ऑक्सीजन से। इसमें प्रोटोनेशन ऑक्सीजन पर होता है। और ये H+ कहां से देता है? नाइट्रोजन से। तो रिएक्शन करवाई गई है NaOH के साथ। तो आप जानते हैं एनायन का पहला काम क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। तो ये मैं ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब है कि ये इसको H+ बना के ले जाएगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पर आ जाएंगे? नाइट्रोजन पर। अगर ऐसा हुआ तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा कैसा चार्ज? नेगेटिव। एंड यू कैन सी दिस नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड माइनस R इफेक्ट ऑफ CO ग्रुप, माइनस R इफेक्ट ऑफ CO ग्रुप। साथ में हमारे सामने बन जाएगा H2O। बताइए NaOH का कितना मोल लग चुका है? 1। आप देख सकते हैं कि इसके हटने का कारण क्या है? नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहां पर आ चुका है? ऑक्सीजन पर। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो सर आप? इट्स ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है हमारे सामने? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तुम जीओसी में 1-2 बातें पढ़ लेते हो एम्बिडेंट के बारे में और खुशियां मनाते रहते हो। देखिए कितनी बार हमारे सामने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बनकर आ रहे हैं। ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ये नाइट्रोजन की साइड से भी अटैक कर सकता है और ये ऑक्सीजन की साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर इसको न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करने की जरूरत पड़ी तो नाइट्रोजन की साइड से करेगा। कहां से करेगा? नाइट्रोजन की साइड से करेगा। चलिए, तो ये आपने उसका नाइट्रोजन से H हटा दिया है, नेगेटिव बना दिया है। H क्यों हटा है? क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक। बता दिया, रेजोनेंस स्टेबलाइज। साथ में दिया हुआ है ब्रोमीन। कौन दिया हुआ है? ब्रोमीन। आप जानते हैं हेलोजन्स आर पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल्स। हेलोजन्स आर पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल्स, वो बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। एक्स किसी का भी एक्स बन सकता है। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये यहां से निकलेगा खटैक, लिविंग ग्रुप बनकर। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे सामने ये यहां पर बनकर आ जाएगा NHBr और बाहर कौन निकल जाएगा? Br माइनस। Na+ स्पेक्ट्रायन उसका इंतजार कर रहा होगा, NaBr की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको भाई लोगों हम क्या बोलते हैं? एन ब्रोमो। क्या बोलते हैं? एन ब्रोमोअमाइड। क्या बोलते हैं? एन ब्रोमोअमाइड। उम्मीद करता हूं इतना पता होगा। नाइट्रोजन से H हटाकर जो भी लगा दिया जाता है पहले लिखा जाता है। अगर यह मिथाइल होता तो क्या होता है? एन मिथाइलअमाइड। इथाइल होता तो एन इथाइलअमाइड। तो एन ब्रोमोअमाइड यहां पर हमारे सामने बनता है। कई बार वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइड विल गिव हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो क्या ये अमाइड देगा? यस, इट्स अ 1 डिग्री अमाइड। क्या ये अमाइड भी देगा? यस, क्योंकि आप जानते हैं ना H को हटाकर हमने क्या लगाया है? Br। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर H हटकर Br आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से एक H हटाकर क्या लगा देगा? Br।
अब आप बताइए, जो नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ H है, सुनने में आया है कि उसका एसिडिक नेचर अब कुछ और भी ज्यादा हो गया है। ये हुआ है हेलोजन के माइनस आई की वजह से। बेस का दूसरा मोल आएगा, दैट इज OH माइनस, वो करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। अब ध्यान से सुनना भाई लोगों, जब नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है कि नहीं है? यहां पर बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है। यहां पर भी बताइए नाइट्रोजन पर कितना लोन पेयर होगा? एक। हालांकि वो डिलोकलाइज्ड वो अलग बात है, लेकिन एक लोन पेयर है, यस। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो बताइए नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए एक लोन पेयर उस पर पहले से ही था, ये रहा। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आप बताइए? 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन H प्लस बन के जा रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर और आ जाएगा क्या? और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसका आया है? हाइड्रोजन का, तो माइनस चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? माइनस। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हैं तो बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसे भी लिख दिया जाता है तो ये गलत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 नहीं हुए। दिस नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। फिर तो इसमें भी कर दो ना 10 इलेक्ट्रॉन्स। पता नहीं कहां कहां से क्या क्या बातें पढ़ के आ जाते हो तुम। फिर इसमें बताओ बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 10 है क्या? 10। नेगेटिव चार्ज जस्ट रिप्रेजेंट्स प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के वैलेंस शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसका खुद का नहीं है, क्योंकि एटम पर कभी भी खुद के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई चार्ज नहीं आता है। क्लियर? तो ये हमारे सामने बन जाएगा। साथ में कौन रहेगा यहाँ पर? Br। ये काफी अनस्टेबल है। यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। ऊपर से हेलोजन क्या है हमारे सामने? एक लिविंग ग्रुप। अब यहां से आगे आप बड़ी ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ये हमारे सामने दिया हुआ है, नाइट्रोजन पर है नेगेटिव चार्ज 2 लोन पेयर के साथ, 2 बॉन्ड बने हुए हैं। राइट नाउ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। गौर से देखिए, 2 बॉन्ड बने हुए 4, 2 लोन पेयर हैं 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहां से Br निकलेगा। क्या करेगा? Br निकलेगा। और आप जानते हैं Br तो एक लिविंग ग्रुप है। क्या है? लिविंग ग्रुप है। रख दो। धन्यवाद। अबे राक्षस बैठने में नहीं दोगे क्या? अबे चलिए नहीं नहीं, लगातार सुबह लगातार 2-2.5 घंटे, शाम को फिर तो रेस्ट। बैठूंगा अभी थोड़ी देर। मैकेनिज्म तो अब बच्चे हो गया, छोटे बच्चे हो गया। आगे बोल रहे, एक बार बैठ के दिखाओ। जब चेयर पे बैठा हुआ इंसान नहीं देखा तुमने। देखिए इधर इंपॉर्टेंट बात चल रही है। यहां से Br हटेगा। ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन आएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। यहां से Br हटेगा। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप सोचिए अगर इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया दोनों, तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक ब्रोमीन का है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। उस पर ऑलरेडी कैसा है? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। होगा कि नहीं होगा? ध्यान से सुनते रहना। तो यहां से जो है ब्रोमीन यहां से निकलेगा। ब्रोमीन की अगर अपन बात करना चाहें तो यहां से हमारे सामने निकल जाएगा। इस पर कितने लोन पेयर बच जाएंगे? 2। वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। जैसे ही ये निकलेगा तो आप बताइए अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है कि नहीं है? तो हमने कई बार ऐसा पढ़ा होगा कि जहां पर हमें लिविंग ग्रुप को भी निकालना पड़े और साइमल्टेनियसली माइग्रेशन भी करवाना पड़े। बहुत बार हमने पढ़ा है। जब हम फंस गए थे नियोपेंटाइल हैलाइड में, याद कीजिए, HCl के साथ रिएक्शन करवा लीजिए, HBr के साथ रिएक्शन करवा लीजिए, किसी के भी साथ रिएक्शन करवा लीजिए, वहां पर हम अटक गए थे। तो वहां पर हमने साइमल्टेनियसली रीअरेंजमेंट करवाया था। यहां पर भी ऐसा ही होगा। जैसे Br हटेगा वैसे ही नाइट्रोजन पर कौन माइग्रेट करेगा? R। और माइग्रेटिंग ग्रुप एटम ऑलवेज माइग्रेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा? माइग्रेट करेगा। तो आप बताइए यहां पर जैसे ही कौन आ जाएगा? R। तो नाइट्रोजन पर देखिए 2 बॉन्ड बन गए हैं, यस। 2 लोन पेयर हैं, यस। कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये देखिए जब 2 बॉन्ड बना रखे हैं और 2 लोन पेयर है तो कैसा चार्ज है? नेगेटिव। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, यस। पहले से ही है कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। अगर R यहां से यहां जाएगा तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा? कार्बन पर। नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर के साथ कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो जैसे ही ये R इधर से इधर जाता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको शेयर कर देता है? कार्बन को। तो इससे लोन पेयर क्या हो जाएगा? गायब। इसका नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा और इसका कैसा चार्ज गायब हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां पर हमारे सामने फॉर्मेशन हो जाती है आइसोसाइनेट की।
किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? आइसोसाइनेट की, जो कि एक ट्रू इंटरमीडिएट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन का क्या है? इंटरमीडिएट। अब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का मानना है कि यहां से ब्रोमीन का हटना, आर का माइग्रेट करना साइमल्टेनियसली है। क्या है? साइमल्टेनियसली। और यही इस केमिकल रिएक्शन का क्या है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दूसरी बात, अगर अपन बात करना चाहें, ये एक प्रकार का रीअरेंजमेंट हुआ है। यहां से Br हटा, यहां से R उधर गया और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर क्या दे दिया? वापिस। ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। कैसा है? इंट्रा। देखिए दो टाइप के होते हैं, एक इंटर, एक होता है इंट्रा। तो ये हमारे सामने इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल होने वाला ये रीअरेंजमेंट हमारे सामने रहेगा। दूसरी बात ध्यान से सुनना, जब कभी भी रीअरेंजमेंट होता है, हालांकि बात हायर लेवल की है, लेकिन अपन ने स्टीरियो को इतना तबियत से पढ़ा है कि स्टीरियो का इन्वॉल्वमेंट कहीं भी, पूरी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आ जाए, किसी भी लेवल पर आपको भारी नहीं लगेगा। अगर ये माइग्रेट करने वाले आर में यहां कायरलिटी सेंटर है, क्या है? कायरलिटी सेंटर। सोचिए, मान लीजिए कार्बन जो जुड़ा होगा, ये क्या हुआ? कायरलिटी सेंटर। तो ये आर जब माइग्रेट करेगा ना, तो ये माइग्रेट करेगा विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। किसके साथ? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ। यानी कि आर माइग्रेट्स, ये जो आर हमारे सामने है, ये माइग्रेट करेगा। आर माइग्रेट्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। देखिए हमने बात किया है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन की, अगर अपन बात करें विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। देखिए कॉन्फिगरेशन तो हम जानते हैं एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट होता है स्पेस के अंदर, लेकिन हम हमेशा चेक कहां से करेंगे? RS से। यानी कि कायरलिटी सेंटर पर यहां R हुआ तो उधर भी जाकर क्या रहना चाहिए? R। अगर यहां पर S रहा तो वहां भी क्या रहना चाहिए? S। ये हमारे सामने बनकर आ जाता है। ये कुछ की पॉइंट्स है। RDS ये है, रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिकुलर है, R माइग्रेट्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं होता है, कुछ इस प्रकार से होता हो सकता है आपने भी पढ़ा हो कि पहले यहां से कौन हटेगा? ब्रोमीन। पहले कौन हटेगा यहां से? ब्रोमीन। अब आप सोचिए, ये बहुत बढ़िया तरीके से समझाएगा। अगर पहले यहां से ब्रोमीन हट गया तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन पहले से कैसा है? नेगेटिव। तो बताइए ये कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। दो लोन पेयर के साथ आपके सामने न्यूट्रल रहेगा और ये इसका एक ऑर्बिटल रहेगा वैकेंट। बेटा इसमें बनता है ये असाइल नाइट्रीन। कुछ बुक्स का मानना है कि असाइल नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है और कुछ बुक्स का मानना है असाइल नाइट्रीन की फॉर्मेशन नहीं होती। यहां से आर और इसका निकलना एक साथ होता है, लेकिन कुछ बुक्स बोलते नहीं है असाइल नाइट्रीन बनता है। सो इट्स अ पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। बच्चे बाहर आगे बोलते हैं कि सर हमसे पूछ लिया तो, अबे ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, तुम इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं हुए कि तुम बता दोगे। फिर ऐसा ही होता तो बीच में नीट का पेपर करवा के पूछ लेता कि बताओ कोरोना वैक्सीन कैसे बनाई जाए। क्यों लगे हुए हैं इतनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी? तुमसे ही पूछ लेता कि भाई कॉम्बिनेशन बताइए क्या क्या लिया जाए। तो आपसे वो पूछा जाता है जो प्रूव हो चुका है, आपसे कोई कंट्रोवर्सी क्लियर नहीं करवाई जाएगी। तो यहां पर ये जो बनता है इसे असाइल नाइट्रीन बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। जरा एक बार गौर से देखना, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल। इट कांट बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट विल बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। भले इस पर दो दो लोन पेयर अवेलेबल हैं, लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ लोन पेयर होता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। ये असाइल नाइट्रीन बन गया है। यस बोलता है अब ये आर माइग्रेट करेगा। पहले ब्रोमीन निकलेगा, फिर जो है आर क्या करेगा? माइग्रेट। ये आर यहां से यहां आएगा। अब आपको स्लो मोशन में समझ में आएगा। जब आर यहां से आएगा, नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बनेंगे? दो बॉन्ड बनेंगे और दो लोन पेयर। कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कार्बन पर कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन को दे देगा, इसका नेगेटिव खत्म, उसका पॉजिटिव खत्म, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? आइसोसाइनेट की। अगर ऐसा हुआ तो ये वाले स्टेप यहां पर लिखे जाएंगे। अगर ऐसे रिएक्शन को आप समझा रहे हैं तो फिर सारे ये वाली बातें यहां लिखी जाएंगी। ये RDS है, R migrates with retention of configuration and rearrangement is intramolecular। ये सारी बातें फिर यहां पर लिखी जाएंगी। तो ये दो इस रिएक्शन के पाथ सजेस्ट किए गए हैं। एक में बोला गया असाइल नाइट्रीन बनता है, एक में बोला गया असाइल नाइट्रीन नहीं बनता है। लेकिन हमसे कभी नहीं पूछा जाएगा आइसोसाइनेट बनता है, ये दोनों में ही होता है। आइसोसाइनेट बनता है, ये दोनों में ही होता है। पहले यहां तक छापेंगे, फिर मेरे पास जगह नहीं, आगे बढ़ूंगा। फिर हाँ बैठूंगा, तुम जल्दी जल्दी छापो। बैठेंगे बैठ। अब आगे की कोई कार्रवाई करनी है तो बता देना मेरे को, तुम बताते रहना, मैं करता रहूंगा। जल्दी छापो।
दिख नहीं रहा क्या? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी है ये। क्या है? 1-2 साल थोड़ी पढ़ाना है भाई। क्या? कहाँ है BR2 मोलिकुलर? बात करेंगे अभी, देखो कौन कौन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन देगा, अभी बात करेंगे। दोनों है, चटाकर BR मत लगा देना। हाँ तो वही तो बताऊंगा अभी, पहले छापो, चाय मंगवाऊंगा। हाँ जल्दी जल्दी छापेंगे, पगार की बातें नहीं करते, दिहाड़ी मजदूरी है। जल्दी जल्दी सुलटाओ। क्या हो गया? जल्दी 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 ध्यान दीजिए, कितने OH माइनस अभी तक कंज्यूम हो चुके हैं? कितने हो चुके हैं? 2। टोटल कितने कंज्यूम होने हैं? 4। 2 कहां होंगे अब? किसको हटाने में? इसके आगे। ये बहुत बढ़िया जवाब है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर आपको कैसे पता चला वो RDS है? क्योंकि मैं पढ़ के आता हूं। फिर केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ा हुआ है? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट ओनली। मल्टी स्टेप रिएक्शन का कौन सा स्टेप RDS होगा, ये एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। हाइड्रोलाइसिस में लगेगा मोल। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, हाइड्रोलाइसिस में OH माइनस कंज्यूम नहीं होता है। मैक्सिमम लोग यही बोल देते हैं कि 2 मोल यहां तक हो गए, 2 मोल हाइड्रोलाइसिस में लग जाएंगे। कद्दू नहीं लगता हाइड्रोलाइसिस में, वाटर करेगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब कौन रिएक्शन करेगा? वाटर। OH माइनस ज्यादा ज्यादा कैटालिस्ट बन सकता है वहां पर। आंसर पता हो, एक्सप्लेनेशन तो घड़ लिए जाते हैं। नॉर्मली रिएक्शन को यहीं पे तोड़ के एक उधर एक उधर RNS2 बना के निकल जाता है, फिर नीचे स्टार में 4 मोल कंज्यूम हुए हैं। क्यों? क्योंकि आ चुका है, पहले मुझे भी नहीं पता था। सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। अरे मैं इधर देख लेता हूँ, ये ऑनलाइन वाले क्या लिखते रहते हैं। सब बता दूंगा क्वेश्चन। ये सारे स्टेप क्वेश्चन से क्लियर होंगे। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या है, लिखने से समझ में नहीं आता है। आर माइग्रेशन क्लियर होगा। छाप लिया है क्या यहां तक? देखिए इस रिएक्शन में आपके नाइट्रोजन के ऊपर कभी भी 2 Br आए क्या? गौर से देखिए। तो ये जो है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन दे सकता है। अगर मैं दोनों H को हटाकर Br लगा दूं तो ऐसा कोई इंटरमीडिएट नहीं बना है। हालांकि एलो फॉर्म में ऐसा होता था कि जितने H हटाकर X लगाओगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। इस बात पर आपका विशेष ध्यान जाना चाहिए, फाइल सुलटा देगा, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब सुना ध्यान से। आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हो गई है, जी हाँ। अभी आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस के अंदर अगर अपन बात करना चाहें तो कोई भी OH माइनस का मोल कंज्यूम होने वाला नहीं है। ये हमारे सामने दिया हुआ है आइसोसाइनेट। इट विल रिएक्ट with water in the presence of OH minus. It will react with water in the presence of OH minus, and OH minus is just as a catalyst in this reaction. Consume नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं तो लीजिए, वाटर को इस प्रकार से लिख दीजिए, यहां पर H2 और यहां पर क्या लिख दीजिए? ऑक्सीजन, और बॉन्ड तोड़ दीजिए। देखिए कल जब मैं रिएक्शंस करवा रहा था तो मैं कई बार सॉल्यूशन में ले रहा था D2O.OD माइनस, कई बार ले रहा था OH माइनस। अब आप सोचिए, जो नाइट्रोजन पर ओरिजिनली हाइड्रोजन थे वो सारे हट चुके थे।
हट गए कि नहीं हट गए? अब जो हाइड्रोजन आएंगे वो कहां से आएंगे? सॉल्वेंट से आएंगे। कहां से आएंगे? सॉल्वेंट से आते हैं। यही मैकेनिज्म हमारी हेल्प करता है। यहीं से हमें पता चलता है कि कभी डी लग रहे थे, कभी एच लग रहे थे, तो जो जुगाड़ था वो तो फेल हो जाएगा मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहां पर हमारे सामने बन जाएगा RnH2, साथ में कौन बनेगा? CO2। कौन बनेगा? CO2। देखिए CO2 की फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ OH माइनस बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं हुआ है। कौन कंज्यूम हुआ है? वाटर। अब जो आपका CO2 है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? H2O के साथ। और ये H2O के साथ रिएक्शन करके हमारे सामने फॉर्मेशन करेगा किसका? H2CO3। और ये H2CO3 अब रिएक्शन करेगा 2 मोल ऑफ NaOH के साथ। आ गई बात समझ में? और हमारे सामने फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? Na2CO3, साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये देखिए दूसरे 2 मोल जो NaOH के हैं वो यहां लग रहे हैं, किसकी फॉर्मेशन में? Na2CO3 की फॉर्मेशन में। तो टोटल इस केमिकल रिएक्शन के अंदर OH माइनस के कितने मोल लगे हैं? 4। कितने लगे हैं? 4। 2 तो आपको H हटाने में लग गए हैं, और 2 आपके जो कार्बोनिक एसिड बनकर आया है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? Na2CO3। क्या बना देते हैं? Na2CO3। नॉर्मली लोग Na2CO3 तक भी नहीं पहुंचते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि Na2CO3 बना कहां पर है। तो यहां पर कोई भी OH माइनस का मोल कंज्यूम नहीं हुआ है। यहां सिंपल वाटर लिखा हुआ देख लीजिए आप, वाटर ने हाइड्रोलाइसिस किया है। अभी इसमें 2 बातें रह गई सर। एक तो रह गई इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट का मतलब आप क्लियर कीजिए। ये लिखा तो कई बार है पर इसका मतलब है क्या? देखो इंट्रा का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल होगा, विद इन द मॉलिक्यूल। और दूसरा आपने लिखा हुआ है आर माइग्रेट्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये सारी बातें आपको क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि थ्योरी में बातें ऐसे क्लियर नहीं होती हैं। आप पढ़ भी लोगे, कई बार इसको पढ़ लोगे, ये सब बातें याद भी रहेंगी, लेकिन थ्योरी में क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्वेश्चन कैसे आता है? एप्लीकेशन बेस्ड, आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो की पॉइंट्स इसके लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। की पॉइंट्स में सबसे पहले आपको बताना है कि कौन कौन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन दे सकते हैं। कौन कौन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन दे सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन? 1 डिग्री अमाइड्स देंगे? यस डेफिनेटली देंगे। और एक H हटाकर Br लगा दोगे वो भी देगा। दोनों H हटाकर Br मत लगाना, वो रिएक्शन नहीं देगा। तो अगर अपन बात करें तो 1 डिग्री अमाइड रिएक्शंस को देते हैं। ये हमारे सामने 1 डिग्री। अब वो एलिफेटिक को एरोमेटिक को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसके अलावा ये भी जो अमाइड रहेगा एन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देगा। ये दोनों ही हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन अगर आपके सामने इस टाइप का कोई अमाइड है, अगर आपके सामने इस टाइप का कोई अमाइड है, तो माफी चाहेंगे, ये कोई हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं जब तक यहां पर H नहीं होगा तो आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। यहां से H हटता नेगेटिव बनता तभी तो Br यहां से निकल पाता है। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन नहीं देता है। ये रिएक्शन में कहीं बना ही नहीं इंटरमीडिएट के तौर पर। पहला पॉइंट तो हमारे सामने यही रहता है। दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा है R माइग्रेट्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, पहले उसको समझेंगे कि R जो है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ माइग्रेट करता है, या इंटरमीडिएट लिख देते हैं। बताइए इंटरमीडिएट के तौर पर क्या बनकर आया है? इंटरमीडिएट के तौर पर देखिए, इसका ट्रू इंटरमीडिएट तो आइसोसाइनेट है। इसका ट्रू इंटरमीडिएट तो क्या है? आइसोसाइनेट है। असाइल नाइट्रिन को कुछ बुक्स मानती हैं और कुछ बुक्स नहीं मानती हैं। कुछ बुक्स का यह भी मानना है अगर केयर करते हुए रिएक्शन को करवाया जाए तो इनको भी आइसोलेट किया जा सकता है। इनको भी आइसोलेट किया जा सकता है जो आपकी रिएक्शन के ड्यूरिंग बनते हैं, लेकिन इनके लिए आपको स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। इनको आइसोलेट करने के लिए आप देख लीजिए सारे के सारे रिएक्शन के ड्यूरिंग बने हैं, इसीलिए ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देता है। ये भी आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देगा। लेकिन मान लीजिए तीनों ऑप्शन में आ जाए और किसी एक को सेलेक्ट करना पड़े, तो पहला कौन सा रहेगा? आइसोसाइनेट। ये स्टिक मारना, अगर सारे ऑप्शन में आ जाएं तो ये सबसे सही रहेगा, क्योंकि वास्तव में यही इसका ट्रू इंटरमीडिएट है। यही इसका क्या है? ट्रू इंटरमीडिएट। आइसोसाइनेट जरूर बनता है और आइसोलेट भी होता है, बनता भी है और आइसोलेट भी होता है। इसके इंटरमीडिएट एम्स ने कई दफा पूछे हैं भाई, बहुत बार पूछा है। जो जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछा था ना, वो तो कुछ भी नहीं था, एम्स ने तबीयत से उधेड़ा यहां से, वो तो चला गया वो
उसके जाने का सबसे बड़ा दुख मुझे ही है। लोगों ने तो खुशियां मनाई हैं कि चलो पीछा छूटा, अब नहीं पढ़ाना पड़ेगा, वरना एम्स बहुत शानदार क्वेश्चन बनाता, आने के बाद भी सालों साल गलत आंसर रहते थे, अपने हिसाब से बना लेते थे आंसर, क्योंकि वो अपना आंसर तो देता नहीं था, और लोग तो आप जानते ही महान हैं ही। चलिए अब अगला पॉइंट हमारे सामने रहेगा। अब हम बात करेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की। ये ध्यान से सुनेंगे भाई। मान लीजिए हमारे सामने यहां पर कौन लगा हुआ है, CD3, यहां पर हमारे सामने है H, यहां पर लगा हुआ है CS3। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से करवाई गई। बताइए क्या ये जो आपका अमाइड है ये होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देगा? देगा। रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? OH माइनस, और साथ में कौन दिया हुआ है? Br2। क्या आप सीधा प्रोडक्ट बता सकते हैं कि यहां पर सीधा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? आप जानते हैं वाटर है तो H ही रहेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, CO गायब हो जाएगा। और आपने देखा था ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन ये वाला R यहां से यहां माइग्रेट किया था जब आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हुई थी। मैंने बोला था दिस R माइग्रेट्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट है इस कार्बन के ऊपर वो बदलना नहीं चाहिए। ये तीनों जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई आपस में इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और हम पता किससे करते हैं? RS से। बताइए इसमें इसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी, यस, इसको प्रायोरिटी 2 मिलेगी, यस, इसको प्रायोरिटी 3 मिलेगी, यस, और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। तो R कॉन्फ़िगरेशन है क्या? यस। तो फिर R से क्या रहना चाहिए? R। जब आप रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट आपके सामने एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही बनकर आने वाला है। ये हमारे सामने इस रिएक्शन का प्रोडक्ट रहेगा बेटा। इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। R माइग्रेट्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हैं CO क्या बनकर निकल गया है? Na2CO3 की फॉर्म में निकल गया है। पूरा मैकेनिज्म लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ये तो हो गया रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। R माइग्रेट्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है। R माइग्रेट्स with retention of configuration, with retention of configuration। आप बताइए RDS में जो लिखी हुई पहली बात है रिटेंशन वाली वो क्लियर हुई कि R माइग्रेट्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? अगर जो माइग्रेट कर रहा है और वो कायरल डी सेंटर कंटेनिंग है तो उसमें उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आना चाहिए। हालांकि लेवल की बात है, भारी बात पड़ती है, लेकिन हमने स्टीरियो को इस लेवल पर पढ़ा है कि हल्की बात है। हम जानते हैं SN1 में रेसमाइजेशन तब होगा जब बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? रिटेंशन का मतलब आप जानते हैं जैसा था वैसा ही रहे। इन्वर्जन का मतलब बदल जाए। हालांकि हम चेक कहां से करते हैं? RS से। R से R बनना हम बोलते हैं रिटेंशन, लेकिन ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। चलिए, हाँ सिस ट्रांस वाला बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। देखो दो अलग, एक अमाइड हमारे सामने ये है जिसमें बेंजीन पर क्या लगा हुआ है? D, और एक अमाइड हमारे सामने है पर स्टार रखा हमने। स्टार का मतलब ये नहीं है वो कायरल सेंटर है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि दो अमाइड एक साथ एक ही कंटेनर में रिएक्शन कर रहे हैं। Br2 in the presence of OH minus and H2, Br2 in the presence of OH minus and H2, एक ही कंटेनर के अंदर ये दोनों क्या कर रहे हैं? रिएक्शन। अब आपको इस रिएक्शन से समझ में आएगा इंट्रामोलिकुलर टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग इन द सेम कंटेनर। अब आप बताइए, आप ऐसे पता है CO उड़ा के अमीन बनाएंगे, CO बढ़ा के अमीन बनाएंगे। आपको पता है जब रिएक्शन हुई थी आइसो नाइट्रोजन पर जाता है कि नहीं जाता है? क्या ये वाली बेंजीन रिंग माइग्रेट करके उस नाइट्रोजन पर जा सकती है? नहीं, विद इन द मॉलिक्यूल था माइग्रेशन, इंट्रामोलिकुलर। अगर ये वाली रिंग उस पर चली गई तो इंटरमोलिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरमोलिकुलर। और ये वाली रिंग इस वाले नाइट्रोजन पर आ गई तो इंटरमोलिकुलर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये वो अपना है पॉइंट कि यहां पर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। तो जब आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आएगा तो ये नाइट्रोजन इसी रिंग पर लगा हुआ मिलेगा। यहां पर रहेगा D और बिना स्टार वाला नाइट्रोजन एक ही में ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन ये प्रोडक्ट बन सकता है? सोच समझकर बताना। क्या ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन ये प्रोडक्ट बन सकता है? नहीं,
इसका मतलब तो पता है क्या हुआ है, ये वाली रिंग माइग्रेट करके इस नाइट्रोजन पर चली गई। ये दो डिफरेंट क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसा रीअरेंजमेंट इंटरमोलिक्यूलर होता है, और हमारा कैसा हुआ है, इंट्रा, विद इन द मॉलिक्यूल। ऐसा कोई प्रोडक्ट हमें रिएक्शन में ऑब्टेन नहीं होता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट हमें रिएक्शन में ऑब्टेन नहीं होता है। सुलटा दीजिए, खत्म करना है सिलेबस भाई, जितना जल्दी हो सकता उतना। और तुम्हारे सिलेक्शन में है ना राक्षस हूं, तो फिर अगली बार से मैं भी सुलटाना शुरू करूंगा, डे 1 से ही। एक एक बच्चे का सिलेक्शन आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के साथ साथ मेरी भी मेहनत लग रही है। मुझे लगता है इतनी मेहनत मैं करूं दोबारा तो डॉक्टर बन जाऊं शायद, एज लिमिट तो है नहीं। वैसे भी जर्सी के बाद में इंस्पायर्ड हूं। एज लिमिट हो गई है क्या? बस तो अगली बार तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ता हुआ दिखाई दूंगा। कॉलेज में आऊंगा मैं सीधा ही, डोनेशन पे, डोनेशन पे जूनियर रहूंगा, चलो जूनियर रह लूंगा। क्वेश्चन आ गया है, रेट कंपेयर करना है। इसमें क्या कंपेयर करना है, रेट। तुम निकलो, बस यही चाहता हूं मैं। तुम में से अगर राक्षस एक भी यहां पर दिखाई दिया ना, गर्दनें तोड़ी जाएंगी। रेट कंपेयर करवाना रिएक्शन का, वही हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी। क्या करना है, रेट कंपेयर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस R1, यहां पर भी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस R2, Br2 in the presence of OH minus R3. You have to compare the rate of this reaction. अब देखो RDS में क्या हुआ था, सब में क्या फर्क है, बाकी तो सब एग्जैक्टली क्या है, सेम है। सॉरी ये NH2 है, बाकी तो एग्जैक्टली क्या है, सभी के अंदर क्या है, सेम है। फर्क केवल इतना सा है कि इसमें जो ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसमें जो लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इस कोई भी नहीं, वो राक्षस बीच में बोल रहा था। अबे कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से सुनो, क्या ये ग्रुप आरडीएस के अंदर माइग्रेट करता है? यस, यही माइग्रेट करके यहां जाएगा, इसमें यही माइग्रेट करके यहां जाता था, यस, और इसमें यही माइग्रेट करके नाइट्रोजन पर जाता था। तभी तो हमारे सामने आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होती थी। इलेक्ट्रॉन रिच अगर कोई होता है तो उसका माइग्रेशन क्या होता है, फास्ट। इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जो होता है वो फास्ट माइग्रेट करता है। इसका मतलब इन तीनों में से बेंजीन तो सब क्या है, कॉमन। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन पर क्या कर रहा है, घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है, और वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन कौन सी है, बी। तो सबसे ज्यादा रेट क्या रहेगा, R2। उसके बाद कौन आएगा, R3, और उसके बाद क्या आएगा, R1। तो ये हमारे सामने रेट आता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन रिच जो ग्रुप होता है वो फास्ट माइग्रेट करता है, जिसमें बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे, वो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे और माइग्रेशन का रेट क्या कर देंगे, फास्ट। आप जानते हैं ना, माइग्रेटिंग एटम और ग्रुप ऑलवेज माइग्रेट्स विद बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसको आयनायन बनकर माइग्रेट करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर होगा, उसका माइग्रेशन क्या रहेगा, फास्ट। तो ये हमारे सामने थी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आप दुनिया का कहीं से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। पूरे खतरनाक लेवल पर बात हुई है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ हमने बातें कर दी है। अब अपन ने वो पढ़ लिया था कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। चलिए अब 2-4 छोटी छोटी रिएक्शंस है भाई। हालांकि मेरे तो ये मानना है छोटी रिएक्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग फेमस रिएक्शंस को ही पढ़ते हैं, और वो बिल्कुल हल्के कोने कचोने से क्वेश्चंस बना रहा है ताकि वो यहां तक नहीं पहुंच पाए। आपको बोल रहा है कि मतलब बच्चा यहां तक ना पहुंच पाए, क्योंकि नॉर्मली आखिरी में पढ़ाया जाता है, और यहां तक मास्टर और बच्चा दोनों दम तोड़ देते हैं कि बस अब खत्म हो, अगली बार नई तरीके से शुरू से पढ़ूंगा मैं। नंबर 3 ये आएगा हमारे सामने, फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स ऑब्लिक साइनाइड्स। ये प्रिपरेशन मेथड चल रहे हैं और आपने देखा एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड साइनाइड्स। एनसीईआरटी को पढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि सीक्वेंसिंग बहुत खतरनाक है, उसके साथ मैच करना बहुत मुश्किल है, और बच्चे को पता चलता रहता है ये पढ़ा दिया, ये छोड़ दिया, ये पढ़ा दिया, ये छोड़ दिया। देखिए RCN हमारे सामने दिया हुआ,
इसे हम बोल देते हैं साइनाइड। क्या बोल देते हैं? साइनाइड, या नाइट्राइल बोल सकते हो, फंक्शनल ग्रुप है। इसके रिडक्शन से क्या बन जाते हैं? अमीन्स। एनसीईआरटी ने लिखा है इससे एक कार्बन बढ़ जाएगा आपकी एल्काइल चेन के अंदर, ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है, किस में आने लगेगा? चेन के अंदर आने लगेगा। या तो आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक्सपर्ट है रिड्यूस करने में। ये नाइट्रोजन अगर है तो अमीन बना देगा, और ऑक्सीजन है तो अल्कोहल बना देता है। या फिर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? NiH2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। या फिर आप एनसीईआरटी ने यहां लिखा है मेटल रिडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, Na इथेनॉल। क्या लिखा हुआ है? Na इथेनॉल के अंदर इसको बोलते हैं डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, और इस रिएक्शन का नाम होता है मेंडियस रिएक्शन। लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, फालतू में खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो नेम रिएक्शन है, लेकिन एनसीईआरटी ने उन पर बातें नहीं की हुई है, तो हमें फालतू में खोपड़ा खराब नहीं करना। इन तीनों ही सिचुएशन के अंदर ये जो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये किसके अंदर रिड्यूस हो जाता है? अमीन फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये आ जाता है। और आप देखिए एक कार्बन बढ़ गया, यस, जैसे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में तो कार्बन कम हो रहा था, यहां हमने कार्बन को बढ़ा लिया है। अब इस रिएक्शन को कैसे करवाएगा? जानते हैं, सीक्वेंस रिएक्शन में कई बार कर सकता है। आप रिएक्शन करवाएगा Cl से, फिर NaI डालेगा, फिर NaCN डालेगा, फिर रिडक्शन करवा देगा, तो ये तो आता रहेगा। कहां? अल्काइल चेन के अंदर बढ़ गया है ना। ये जो कार्बन आपका है फंक्शनल ग्रुप से राक्षस किसके अंदर आ गया है? इधर आ गया। इसी को लिखा है एनसीईआरटी ने कि कार्बन बढ़ गया है, क्योंकि इसमें जो आपका NH2 फंक्शनल ग्रुप है वो विदाउट कार्बन कंटेनिंग है। किसमें क्या है? विदाउट कार्बन कंटेनिंग। चलिए नंबर 4। अबे तुम अब बार बार यही बोलते रहोगे। फ्रॉम अमाइड्स, फ्रॉम अमाइड्स, भाई ये रिडक्शन है और ये हमें ध्यान रखने ही पड़ेंगे। बहुत सिंपल सिंपल है, क्योंकि रिडक्शन नॉर्मली अलग से डील किया जाता है। फिर तुम्हें ये डर लगा रहेगा कि एनसीईआरटी में कुछ रह गया, तो अब एनसीईआरटी कुछ भी नहीं रहेगा। केवल फिजिकल प्रॉपर्टी है जो एनसीईआरटी से आपको पढ़नी, बाकी पूरी एनसीईआरटी कवर होगी। आपकी नोटबुक के अंदर है विद एक्सप्लेनेशन। क्या हो गया? पैसा बढ़ जाएगा तो ठीक है, नहीं पैसा दूसरे तरीके से बढ़ जाते हैं। देखो अपना काम है, अगर काम करना है आप अच्छा लग रहा है करो। मेरे पापा हमेशा कहते हैं अच्छा लग रहा है कर, नहीं लग रहा है तो बुराई मत कर, छोड़ दे, खत्म कहानी। यहाँ नहीं लग रहा कहीं और चला जा, वो मैं ढूंढ लूंगा रास्ते। तुम पढ़ो पहले, तुम अपनी जगह पहुंच जाओ, मैं अपनी जगह पहुंच जाऊंगा जल्दी ही। देखिए मान लीजिए हमारे सामने अमाइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अमाइड। ध्यान से सुनेंगे भाई, ये है 1 डिग्री अमाइड। साथ के साथ लिखेंगे, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे केमिकल रिएक्शंस आने वाली हैं। आज ही अपने को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी शुरू करनी है। अगले लेक्चर में क्या शुरू करना है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। जिनको समझ में आ गया था वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं। मुझे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको समझ में आ गया कोई इश्यू नहीं है, जिसको नहीं समझ में आया वो बैठ जाए। लेकिन देखिए मैं लिंक जरूर करूंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। क्यों? क्योंकि दोनों रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें, उसके बिना बढ़ नहीं पाओगे आप आगे। ये देखिए इसकी रिएक्शन करवाई गई है, बताइए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देगा क्या? यस। नाइट्रोजन अगर दिया हुआ है तो क्या बना देता है? अमीन। 1 डिग्री अमाइड से क्या बना कर दे देगा हमें? 1 डिग्री अमीन। ये देखिए 1 डिग्री अमाइड से बनाकर दे देगा 1 डिग्री अमीन। अगर आप चाहें तो सोडियम बोरोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें तो ये मना कर देगा कि मेरे बारे में जानते नहीं हो क्या, मैं कुछ सेलेक्टिव को ही रिड्यूस करता हूं। नो रिडक्शन। कार्बोनिल ग्रुप वालों में से कितनों को रिड्यूस करता है? 3 को, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड। बस बोलता है मेरे को खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं अमाइड को रिड्यूस नहीं करता हूं। मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है, दैट इज ए सेकेंडरी अमाइड। सेकेंडरी अमाइड हमारे सामने दिया हुआ है, बताइए इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। बार बार मैं नहीं लिखूंगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, आप लिख सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड डजंट रिड्यूस अमाइड्स। अमाइड्स को रिड्यूस नहीं करता, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी से फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये सुलटाता है सबको। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आपने रिएक्शन करवा दी है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? 2 डिग्री अमीन में। किस में कन्वर्ट कर देगा? 2 डिग्री अमीन के अंदर ये हमारे सामने कन्वर्ट कर देगा। 2 डिग्री अमाइड से बनाकर दे देता है 2 डिग्री अमीन। क्लियर? अगर 3 डिग्री अमाइड हमारे सामने दिया हुआ है, भाई ये रिडक्शन है, क्या रखना पड़ेगा आपको? 3 डिग्री अमाइड अगर हमारे सामने दिया हुआ है, दिस इज ए 3 डिग्री अमाइड, तो इसको भी सुलटा देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाईली अनसेलेक्टिव है,
हाईली अनसेलेक्टिव है और ये बना देगा 3 डिग्री अमीन। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं रिडक्शन की फॉर्म में और आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, ये हमारे सामने रिड्यूस हो जाएगा। इसमें आइसोसाइनाइड और लिख दो, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है लेकिन कई बार हमारे काम आ जाते हैं। दोनों रिड्यूस कर देते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी सुलटा देता है और NiH2 भी सुलटा देता है। कई बार रिएक्शन में काम आ जाता है। क्या बनेगा हमारे सामने? RNHCH3 2 डिग्री अमीन बन जाता है, सेकेंडरी अमीन बन जाता है। बिल्कुल सही बोला इसमें भी। तो ये हमारे सामने कुछ प्रिपरेशन मेथड हो गए। एक प्रिपरेशन मेथड बाकी है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का बनना। अभी सारे कौन से बनाए हमने? अमीन्स एलिफेटिक। कौन से बने हैं? एलिफेटिक। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? एरोमेटिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एरोमेटिक के बारे में। यहां पर फिर से आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी अगली रिएक्शन में, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत शानदार बात बोलता है कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन तक जाने के लिए आप किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। एनसीईआरटी को कवर करना इतना आसान है नहीं जितनी एनसीईआरटी आसान लगती है। और तुम जैसे बच्चों में क्या मिटाया है वो तो पहले का लिखा हुआ है राक्षस। कुछ को भरोसा नहीं, दोबारा लिख लेंगे उसको, 2 बार लिख देंगे, फिर बोलेंगे सर ये 2 बार कैसे आया है? 2 बार याद करना है क्या? एक बार मैं पहले नए नए पढ़ाना शुरू किया था, क्लास में कोई बच्चे ने डाउट पूछा, मैंने कहा कॉमन सेंस की बात। बाहर आके पूछा उसने कि ये कैसे पता चलेगा कॉमन सेंस लगानी है? मैंने कहा ये तो बहुत भारी क्वेश्चन हो गया वास्तव में ही, कि तो आप तो सिंपल बोलते थे कॉमन सेंस की बात है। हमारे पास तो उसी की ही कमी है। नंबर कौन सा रहेगा? 5। फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में जाएंगे भाई। फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, ध्यान से सुनना इसको। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, आप अपनी नोटबुक को ढंग से पढ़ते रहना बस। ये दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन, बिल्कुल सही आपने बातें की हैं अभी तक। नाइट्रोबेंजीन है, याद है उनको, बढ़िया है। देखिए कैसे करवा सकते हैं आप इसका? हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? हाइड्रोजनेशन। जैसे Na का इस्तेमाल कर सकते हैं, Pt का इस्तेमाल कर सकते हैं, Pd का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में क्या ले सकते हैं? H2। जब आप ऐसा करते हैं तो ये एनिलीन में रिड्यूस हो जाएगा। या फिर आप यहां पर डी ब्लॉक मेटल और साथ में HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप इस्तेमाल में ले सकते हैं SN और HCl। आप इस्तेमाल में ले सकते हैं SN और HCl। कई बार SnCl2 दे देता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या फिर कई बार यहां पर हमारे सामने लिख देगा Fe.HCl। क्लियर? ये भी इनको रिड्यूस कर देते हैं और बन जाता है एनिलीन। इनमें सबसे बढ़िया नीचे वाले दोनों में से SN और Fe में से किसका इस्तेमाल करो? Fe का। एनसीईआरटी लिखता है कि जो आयरन स्क्रैप है ना उसका बढ़िया इस्तेमाल रहता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग रिएक्शन Fe से क्या बनता है? FeCl2। वो वाटर से रिएक्शन करके वापस HCl बना देता है, तो HCl की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता रहता है। आपको बार बार HCl डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमसे पूछे इन दोनों में से बढ़िया कौन सा है, तो बढ़िया कौन सा रहेगा? Fe का इस्तेमाल करें। आप किसका इस्तेमाल करें? Fe का। और ये हमारे सामने बन जाएगी एनिलीन। आप देख रहे हैं एक एक्सपर्ट था जो नाइट्रोजन वालों से अमीन बनाता था, एक एक्सपर्ट था जो नाइट्रोजन वालों से अमीन और ऑक्सीजन वालों से अल्कोहल बनाता था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसका इस्तेमाल यहां नहीं किया गया, यहां पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन नहीं एजोबेंजीन बनाता है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने लिखा है और दुनिया की हर स्टैंडर्ड बुक तबीयत से लिखती है भाई, इसको खतरनाक लेवल पर लिखी गई बुक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये एनिलीन नहीं बनाता है। क्या बनाता है? एजो। याद करो ये एजो ग्रुप है, मैंने आपको जीआई में भी बताया था। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड जब बनता है तो इनको क्या बोलते हैं? एजो कंपाउंड्स। ये हमेशा जीआई शो करते थे। तो यहां पर हमारे सामने क्या लगा हुआ मिलेगा? बेंजीन। एजो बेंजीन नाम कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताऊंगा। दोनों साइड से आप गौर से देखिए, दोनों साइड से अगर अपन बात करना चाहें तो लगे हुए सेम है क्या? यस। तो दोनों सेम है तो एक का ही नाम लिखा जाएगा, इसको बोलते हैं एजो बेंजीन। ये हमारे सामने एजो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। हम सोचेंगे कि यहां से एनिलीन बनेगा, लेकिन यहां से एनिलीन नहीं बनता है। ये एक दिन आपसे जरूर पूछेगा कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में जाना है तो बताइए किसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहली बार आपके सामने फैलता हुआ नजर आया है। एनिलीन ना बनाकर क्या बना रहा है? एजो बेंजीन। क्वेश्चन कहां दिया हुआ है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर।
सारी बातें हैं यहाँ पर, सब पता है कहां पर क्या लिखा हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी रिएक्शंस थी, सिंपल सिंपल। देखिए भाई, इसमें याद करना है, गैब्रियल प्लेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के बाद जो पढ़ा है वो मेमोरी बेस है, उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और अब स्टार्ट होते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस। क्या स्टार्ट होती हैं? केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस भी हैं और ये टेस्ट भी हैं, ये केमिकल रिएक्शंस भी हैं और ये टेस्ट भी हैं। तो लगा दीजिए हेडिंग। अब ये चेयर ही हटवानी पड़ेगी मेरे को, राक्षस। नहीं नहीं, ये लगभग हर जगह रहती है, ये अब एलन सेवा लग गया है। ज्यादा दिन मास्टर पढ़ा नहीं पाएगा, स्लिप डिस्क हो जाएगी, लंगड़ा हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में स्ट्रेस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। घुटनों घुटनों से टिक टिक की आवाज आने लगती है। मैंने बोला ना, स्लिप खत्म नहीं होगा तब तक तुम जो बोलोगे सब चलेगा। उसके बाद तो मैंने बोल दिया है सर, मैं दोबारा अल्फा में मैं पढ़ाऊंगा लीडर, एकदम फ्रेश बच्चे, हर बार नया बच्चा बोलेगा सर ये यार ये नहीं पढ़ना बेटा, मेरी नोटबुक पढ़नी है। क्या पढ़नी है? मेरी नोटबुक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और सारे प्रीवियस ईयर के करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं हर बार यहां से क्वेश्चन होता है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स, ये केमिकल रिएक्शन बोल दीजिए भाई लोगों, या फिर आप इनको केमिकल टेस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? केमिकल टेस्ट। जैसे आप पीओसी पढ़ते हो, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर नहीं होती है, क्योंकि कोई कोई बात छूटती है, कोई कोई इंपॉर्टेंट बात उठा ली जाती है। केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स यानी कि उनके केमिकल टेस्ट आने वाले हैं, और सबसे पहली रिएक्शन आएगी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बोले तो HNO2, और इसको मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ही प्रिपेयर किया जाता है। और इसमें रहेगा सबसे पहले विद 1 डिग्री अमीन्स, विद 1 डिग्री अमीन्स, 1 डिग्री अमीन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, यानी कि प्राइमरी विद 1 डिग्री अमीन्स। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट। 1 डिग्री अमीन्स के साथ नाइट्रस एसिड की रिएक्शन को हम क्या बना देते हैं? टेस्ट। सारे के सारे 1 डिग्री अमीन्स जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो N2 गैस रिलीज करते हैं। अभी तक आप ऑर्गेनिक रिएक्शन में N2 गैस दूसरी बार रिलीज हो रही है, पहली बार कहां रिलीज हुई थी? ये देखो सब भूल गए, राक्षस। वुल्फ किस्नर रिएक्शन, क्लीन में कोई गैस रिलीज नहीं होती है, लेकिन आपके वुल्फ किस्नर में N2 गैस रिलीज होती है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों लिया जाता था ये भी बताया था, हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और क्या उसमें भी हाइड्रोजन बनता है? यस, हाइड्रोजन फर्दर रिड्यूस हो जाता है, N2 गैस रिलीज हो जाती है। तो लिखिए इसके अंदर लाल पेन से, 1 डिग्री अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, 1 डिग्री अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, 1 degree amines react with nitrous acid and release N2 gas. 1 degree amine reacts with nitrous acid and release N2 gas. Either it is aliphatic or aromatic, doesn't matter. सभी में N2 गैस रिलीज होगी। अब देखिए, मैंने आपको कुछ लिविंग ग्रुप्स पढ़ाए थे जब अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या किया था स्टार्ट। मैंने बताया था आपको हेलोजन्स आर लिविंग ग्रुप्स, उसके बाद OH2+, OHR+, और एक बताया था N2+। N2+ का नाम अभी तक कभी भी नहीं आया, आ जाएगा। और मैंने बोला था N2+ को लिविंग ग्रुप नहीं, पापी घोषित कर देना चाहिए। ये लिविंग ग्रुप नहीं है, ये क्या है? पापी है, क्योंकि ये वो सारे पाप करेगा जिसको हम इसको करने से रोकेंगे। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन भी बनाएगा, ये प्राइमरी छोड़िए, ये फिनाइल कार्बोकेटायन भी बनाएगा। और हम इसको कई बार बोलेंगे, पीछे देखो पीछे, ये नहीं सुनता है। प्राइमरी बनाएगा, फिनाइल बनाएगा, जो बनेगा सब बनाएगा, और उसकी सब का ड्राइविंग फोर्स एक ही होता है, N2 गैस का रिलीज होना। क्योंकि जो N2 मॉलिक्यूल है थर्मोडायनेमिकली गजब का स्टेबल है, सॉरी नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो खतरनाक क्या है? स्टेबल है। तो ये हमारे सामने दिया हुआ है 1 डिग्री, कौन सा है ये? 1 डिग्री हमारे सामने है एलिफेटिक अमीन।
1 डिग्री एलिफेटिक अमीन की हम बातें कर रहे हैं। हम NH2 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? N2 प्लस में। दिस NH2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस। देखिए कैसे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। या तो आप रिएक्शन करवा सकते हैं भाई लोगों नाइट्रस एसिड के साथ, या नाइट्रस एसिड को ड्यूरिंग द रिएक्शन ही प्रिपेयर किया जा सकता है। NaNO2 साथ में हमारे सामने क्या है? HCl। या फिर आप इस्तेमाल में कर लेते हैं NaNO2 और साथ में हमारे सामने कौन आ जाएगा? H2SO4। देखिए यहां पर ना बीडीसी चलता रहता है। मतलब जो बच्चा एंथुज का भी पहली बार पढ़ने आता है वो भी बोलता है बीडीसी। क्या है ये बीडीसी? शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में तो पढ़ना ही, बोलना है, पूरा बोलना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने केवल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बनाया है, एनसीईआरटी ने बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बनाया है। सारे के सारे सोल्ट बनाए उसके, एक्स को बदल बदल के, लेकिन हम बस एक ही पढ़ते हैं, सुलटने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये हमारे सामने दिया हुआ, ध्यान से सुनना। इन सभी की प्रेजेंस में ये NH2 ग्रुप, कंडीशन ये है कि नाइट्रोजन पर कितने H होने चाहिए? 2। दिस NH2 ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू N2 प्लस। कैसे? मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। ये N2 प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे सामने बन जाता है। इसको बोलते हैं बेटा अपन एल्काइल डायजोनियम सोल्ट। क्या बोलते हैं? एल्काइल डायजोनियम सोल्ट। ये हमारे सामने है। देखिए पीछे क्या लगा हुआ है? IUM। आप अच्छे से जानते हैं ये तब लगता है जब किसी की वैलेंसी बढ़ जाती है। अमोनिया से अमोनियम, अमोनिया से अमोनियम। तो ये हमारे एजो एजो कंपाउंड्स होते थे, तो ये बन गया है एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट। दिस इज हाईली अनस्टेबल। ये क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं। ध्यान से सुनते रहना, हाईली अनस्टेबल ये हमारे सामने रहेंगे। कांट बी आइसोलेटेड, इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। कांट बी आइसोलेटेड एट लो टेम्परेचर, कांट बी आइसोलेटेड एट इवन लो टेम्परेचर, एट इवन लो टेम्परेचर। यानी कि लो टेम्परेचर अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस तक भी ले जाओ ना, तो भी आप इनको आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट करने का मतलब है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता कि भाई ये बना है, इसका हमारे पास प्रूफ है कि हमने आइसोलेट कर लिया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जैसे ही बनते हैं नाइट्रोजन खटैक से अपना बॉन्ड तोड़कर निकल जाता है। देखिए इसी को आप ऐसे लिखते बेटा RN2+। इसी को क्या लिखते हैं? RN2+। मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है। तो ये N2+ क्या होता है? लिविंग ग्रुप, खटैक से बॉन्ड तोड़कर निकलेगा, और खटैक से बॉन्ड तोड़कर निकलेगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा? कार्बोकेटायन। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? N2 गैस। एंड रिलीज ऑफ N2 गैस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। जरा एक बार लाइन को फिर से पढ़ना जो आपने लिखी है, जो लाइन को पढ़ना फिर से जो लिखी हुई है, 1 डिग्री अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड रिलीज N2 गैस। वो NH2 ही N2 बनकर बाहर निकलता है। ये जो NH2 है वही क्या बनकर बाहर निकला है? N2। कार्बोकेटायन बन चुका है। यस, देखिए कार्बोकेटायन का पहला काम, अब इसमें तो क्या है बताइए क्या करेगा? दूसरा काम कंबाइन विद अब न्यूक्लियोफाइल। इनमें अगर अपन बात करना चाहें तो ये जो एसिड्स हम इस्तेमाल में लेते हैं वो कैसे लेते हैं? डाइल्यूट। क्या लेते हैं? डाइल्यूट। तो यहां पर कौन रहेगा न्यूक्लियोफाइल? वाटर। अगर डाइल्यूट है तो न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा? वाटर। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन जाता है? अल्कोहल। अब हमें यह देखना है कि NH2 N2+ बना कैसे, इन सब का क्या रोल है। यहां पर हम NaNO2 क्यों लेते हैं और NaNO2 के साथ हम H+ क्यों ले रहे हैं? HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो। एल्काइल डायजोनियम सोल्ट जो है उनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते इवन एट लो टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस भी आप ले जाओगे, आप जानते हैं ना 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाती है? आइस। वाटर क्या बन जाता है? आइस। तो 0 डिग्री सेल्सियस बहुत लो टेम्परेचर होता है, लेकिन ये वहां पर भी सोल्ट जो है आपका स्टेबल नहीं है, तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, N2 गैस रिलीज कर देता है, R+ की फॉर्मेशन कर देता है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सारे कार्बोकेटायन बनाता है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए होने का जो ड्राइविंग फोर्स है वो रिलीज ऑफ N2 गैस है। अब अपन देखेंगे कि ये NH2 N2+ में कन्वर्ट कैसे हुआ। बस मैकेनिज्म से कुछ की पॉइंट ही याद रखने हैं। आजकल बहुत सारे मूर्ख लोग हो गए, पहले जो मैकेनिज्म पढ़ाते नहीं थे ना, आज वो बहुत मेहनत करके मैकेनिज्म पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म याद करो। किसी को याद नहीं होती हैं। अगर आज जो पहले कभी मैकेनिज्म SN1 SN2 जितनी बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया था और आज मुझे बोला जाए कि वैसे पढ़ाए, उस कनेक्टिविटी में नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि जो चीज पढ़ाई जाती है उससे पहले मास्टर पढ़ के आता है और पढ़ के नहीं आया तो बेड़ा गर्क कर देगा बच्चे का। तो मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, हाथी के दांत और दिखाने के।
अब आपको भले ही SN1 स्टेप वाइज याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सारे फिर भी बनेंगे। बस इसीलिए मैकेनिज्म पढ़ाई जाती है कि दिमाग में डाउट ना आए, कभी हम एकदम कंफ्यूज हो जाएं तो मैकेनिज्म देख के वापस से चीजों को क्लियर कर लें। उसको याद नहीं करनी, हमारा बोर्ड का पेपर नहीं है। जब तक आप नहीं करोगे तब तक बात बनेगी ही नहीं। बैठेंगे बैठे। अब जल्दी जल्दी छापो, मैकेनिज्म लिखेंगे इसका। ये NaNO2 किस NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? HNO2। ये NaNO2 H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? HNO2। तो कई बार HNO2 डायरेक्ट दे देता है, कई बार ड्यूरिंग द रिएक्शन हमसे बनवा लेता है। ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। छाप लिया है क्या? अब हमें बात करनी है मैकेनिज्म की। देखिए मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ की पॉइंट्स ही आपको याद रहने चाहिए। रिएक्शन के जब मैकेनिज्म्स आपको पढ़ाए जाएंगे तो कुछ की पॉइंट्स ही आपको क्या रहने चाहिए? याद रहने चाहिए। बाकी में खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। लीजिए मैकेनिज्म, सबसे पहले बताइए NaNO2 से लेते हैं, यहां से इन दोनों से समझते हैं। ये HCl से भी H+ देगा, H2SO4 भी H+ देगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। NaNO2 के बारे में आप जानते हैं, इट्स ए आयोनिक कंपाउंड। क्लियर? रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? एसिड के साथ, H+। आप जानते हैं कहीं ना कहीं से तो आएगा, या तो H2SO4 से आएगा या HCl से आएगा। आप जानते हैं ये इसको बोल देगा कि गिव मी योर लोन पेयर। क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। अगर प्रोटोनेशन हो गया तो ये देखो नाइट्रस एसिड बन गया है। यहां डायरेक्ट दिया हुआ था, यहां रिएक्शन में नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब आप बताइए मीडियम कैसा है? एसिडिक। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन के लोन पेयर पर प्रोटोनेशन ना हो, ऐसे तो हालात ही नहीं है। अगर यहां प्रोटोनेशन हो गया तो बताइए OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2+ में। देखिए कितनी चीजें हैं, सारी तो लिंक्ड है यार। अब देखो मैंने डे 1 पर आपको 4 लिविंग ग्रुप बताए थे, घूम फिर के वही आ रहे हैं, उसके अलावा कोई नई चीज आई नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म निहायत ही आसान है, जीओसी से बढ़िया पढ़ाई जाती है ये। मैं तो बोर हो गया हूं जीओसी पढ़ा के। क्यों? क्योंकि आधी बातें तो वो बताई जाती हैं जो है ही नहीं। बच्चा फिर कंपेयर भी करता है कि देख पीछे वाले ने तो बढ़िया क्वेश्चन करवाया था। अबे वो फर्जी होममेड है, क्योंकि इतनी जीओसी जहां को टाइम चलती कहीं नहीं है, धरती पे नहीं वो जीओसी। तो यहां पर आप जानते हैं बेहतरीन लिविंग ग्रुप हमारे बन चुका है। ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा। अगर ये बॉन्ड तोड़कर निकला तो आप बताइए नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ध्यान से सुन लेना, नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव। इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। NO+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल। जब हम इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ रहे थे तब हमने इसके बारे में बात की थी। बताइए एडजेसेंट एटम के ऊपर लोन पेयर है क्या? यस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा? ऑक्सीजन पर। अब नॉर्मली ये NO+ लिखा होता है, बच्चे को लगता है ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट नहीं है मेरे भाई। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि कितने बना रखे हैं? 3। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है। कौन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है? नाइट्रोजन। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन बोल देते हैं। और कई बार हम इसी को ही क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? नाइट्रोसोइल आयनियम आयन या नाइट्रोसोइल केटायन। इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान से सुनना, 2 इलेक्ट्रोफाइल बता रहा हूं, बहुत ही नखरीले हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रोफाइल्स का नेचर पता होना जरूरी है। एक तो NO+ और एक आपका ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। क्या आप जानते हैं? मैंने बताया था एनी कंपाउंड विच कंटेन्स लिविंग ग्रुप इज एन इलेक्ट्रोफाइल। वो सब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो ये हमारे सामने इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इनका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या है? बहुत ही वीक है। इनके बारे में अगर अपन बात करना चाहें तो ये पुअर इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। पुअर इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। भाई लोगों मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, खतरनाक बात बता रहा हूं। जब तक इनको नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना किसी रिएक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से लेंगे। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है और इनको इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ये पहले इनकी कोशिश होती है कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लें, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अपने लोन पेयर को खटक से क्या करता है? शेयर करता है। तो NO+ और डाइजोनियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किससे लेंगे? नाइट्रोजन से। किससे लेंगे? नाइट्रोजन से। ये ध्यान रखना, आपको ये कपलिंग रिएक्शन में बहुत मदद करेगी ये बात। इस रिएक्शन में, कपलिंग रिएक्शन में, आप जानते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन।
वहां पर हमारी बेहद मदद करने वाला है। तो ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है और इसके वीक इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण है इन दोनों के पास ऑप्शन है। ये बोलता है इलेक्ट्रॉन देते हो या फिर मैं ऑक्सीजन से बैक बॉन्डिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये बहुत ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, आलतू फालतू के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और ऐसे ही इसके पास ऑप्शन है कि खटैक से मैं N2 बन के बाहर निकल जाऊंगा, पीछे तुम संभाल लेना जो बचेगा ही। तो ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है। आप बताइए इन सब की कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिला है? इन सब की कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिला है? NO+। इन सब की कॉम्बिनेशन से हमें NO+ मिला है। तो NO+ ही NH2 को N2+ बनाता है, नाइट्रस एसिड नहीं बनाता है। नाइट्रस एसिड नहीं बनाता है। उसका तो काम क्या है? उसका काम है NO+ बनाना। 1 मिनट सर, आप NO+ बना रहे हैं। NO+ तो हम डायरेक्ट भी दिला सकते हैं आपको, कहां से? NOCl, टिल्डन्स रिएजेंट। कुछ याद आया? इसे हम क्या बोलते हैं? टिल्डन्स रिएजेंट, नाइट्रोसोइल क्लोराइड। ये हमारे सामने है, नाइट्रोसोइल क्लोराइड। आपको हम यहां से ही दिला देंगे जुगाड़ से, आप इसको तोड़ सकते हैं प्लस में और माइनस में, हालांकि ऐसे होता नहीं है लेकिन आप जुगाड़ से तोड़ सकते हैं। NO+ जाएगा क्या? देखिए NO+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन किसके साथ हो रही है? 1 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन पर 2 H होने बहुत ही जरूरी है। रिएक्शन करने के लिए आएगा NO+। बताइए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है किसको? इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है नाइट्रोजन को। ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। यस, जब भी कोई अपना लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। मैं एक H पहले से ही हटा दूं क्या? यस, ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा। आप बोलोगे सर 2 H थे, हाँ तो इसने लोन पेयर दिया, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्या? मैंने हटा दिया, न्यूक्लियोफाइल था। अब आप बताइए क्या ये जो हाइड्रोजन है ये टोटोमेरिज्म में इन्वॉल्व हो सकता है? 1 मिनट सर, चेक करेंगे कैसे। H हटा ले, नेगेटिव बना ले, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। हो सकता है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर ये रिएक्शन इस प्रकार से जाएगी, क्या हो जाएगी? टोटोमेरिज्म। ये यहां से हटेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये H किस पर चला जाएगा? ऑक्सीजन पर। फिर से OH बन गया है क्या? यस। आप बताइए फिर से कौन आएगा? H+। मीडियम कैसा है? एसिडिक। एसिडिक मीडियम में इस पर प्रोटोनेशन ना हो, ऐसे तो हालात ही नहीं है। तो ये हमारे सामने बन जाएगा N डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH2+। बताइए इससे आगे मुझे बताने की जरूरत है क्या? OH2+ इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। जैसे ही बनता है बॉन्ड तोड़कर निकलेगा, फिर से कौन रिलीज हुआ है? जल। देखो दनादन दनादन वाटर रिएक्शन में रिलीज हो रहा है। ये हमारे सामने नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। भाई लोगों ध्यान से सुनना, दिस नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोडेफिशिएंट। बहुत सारी जनता को यह नहीं पता होता कि N2+ में कौन सा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होता है। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है, लेकिन बाजू वाले पर क्या है? लोन पेयर। इसलिए बाजू वाला इसको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इसके साथ क्या कर लेता है? रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस कर लेता है तो जब ये 4 बॉन्ड बना लेता है तो पॉजिटिव चार्ज इस पर दिखाई देता है। दिस इज नॉट इलेक्ट्रोडेफिशिएंट, नो, ये है इलेक्ट्रोडेफिशिएंट। और इसी को ही Rn2+। क्या लिख देते हैं? Rn2+। तो बताइए NH2 था, जी हाँ, NH2 को N2+ में किसने कन्वर्ट किया? NO+ ने। NaNO2 HCl या NaNO2 या फिर H2SO4 वो क्या देंगे आपको? NO+। और वो NO+ इसको NH2 को N2+ में कन्वर्ट करेगा। सोचिए अगर यहां पर एक भी H कम होता तो क्या हम यहां तक पहुंच पाते? नहीं, यहां पर 2 H होने बहुत ही जरूरी है, तभी ये NH2 N2+ में कन्वर्ट होगा। NHR नहीं कन्वर्ट होगा, NR2 नहीं कन्वर्ट होगा। मान लीजिए हमारे सामने ये होता तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर पाते? आप बताइए, नहीं कन्वर्ट कर पाते। मान लीजिए हमारे सामने ये होता, H हटाकर दोनों लगा दीजिए, सबको हम N2+ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, NH2 को ही कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को ही हम लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। छापिए, ये पूरा मैकेनिज्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। की पॉइंट्स, इन सब से क्या मिलता है? NO+ और वो NO+ ही इस N2+, दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, फालतू की मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या और कैसे नहीं? अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या बोला था? कोई भी अपने पेड़ से अटैक करे, अच्छा के सीधा जोड़ दिया करो, फालतू में बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वाटर अटैक करता है तो क्या जोड़ते हैं? OH। अल्कोहल अटैक करता है तो क्या जोड़ते हैं? RO।
और बैठा हुआ हूं, नींद में चल रहे हैं राक्षस। आपके मेजर भी चलेंगे, सिलेबस आपको क्या करना पड़ेगा अपने हिसाब से मैनेज, टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा भाई। 31 तक तो जाएगा भाई, वो तो हटा ही हुआ है, वो पढ़ाऊंगा। बायोमोलिकुलर पॉलीमर पढ़ाऊंगा, चाहोगे तो आप घर से भी लाइव देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी कैमरा ऑफ, कहीं भी म्यूट नहीं कर रहा हूँ। हाँ वो तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। अब जल्दी सुलटाएंगे, 2 क्लास से ज्यादा क्लास है कोई मतलब नहीं है। कौन सा सेकंड वाला टोटोमेरिज्म हटा कहाँ है, वहां नाइट्रोजन साइड के कहां से गया है ऑक्सीजन पर। ये टोटोमेरिज्म हुआ भाई मेरे, क्या हुआ है, टोटोमेरिज्म। वो नहीं, चलता रहता है, जिंदगी है। अबे पिछले संडे को भी एक्स्ट्रा ली थी, देखेंगे। अबे तो नया मास्क तो वैसे नहीं टिकेगा, पागल हो जाएगा कि कहां भेज दिया हूं मैं। अबे जिसने बोला उन्हीं से पूछा करो, सर को ही होगा एक्सपीरियंस। मेरे साथ नहीं, बायोलॉजी मेरे को बस बहुत कम आती है, इतने कम के उतनी आती है बस। चलिए, ये ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं सर जल्दी सुलटाओ जल्दी सुलटाओ, छाप लिया है सर हमने। जल्दी जल्दी देखिए, सिलेबस आपको अपने हिसाब से मैनेज करना ही पड़े, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं हो रही है। सुबह भी लगभग अब 2.5 से 3 घंटे क्लास चलेगी, यहाँ भी शाम को भी चलेगी। हो सकता है आखिरी में झंडा मेरे को ही गिराना पड़े, पहले तो ये था कि डीजे सर गिराएंगे, लेकिन अब आखिरी में झंडा मैं ही गिरा के चाहूंगा। मर्ज कर दिया सुबह वाला। हाँ, तुम्हें मर्ज करके तो चाहे एक दिन में खत्म कर दो, बोले बस साहब को ही हम पढ़ लेंगे, आप नोट दे दो हम पढ़ लेंगे। सुलटा दिया है क्या, बात है नहीं भाई, देखो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुलटा दिया है। अब इस पूरी में क्या ध्यान रखना है, यहां से क्या आया है NO प्लस, और NO प्लस ने ही NH2 को किस में कन्वर्ट किया है, N2 प्लस में। ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा। चलिए, बेल कब लगेगी, हाँ, 5 बजे, तो ब्रेक ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक भी यहाँ रुकना नहीं चाहिए अगले साल, मैं बता रहा हूं, नहीं झेल पाएंगे तुम्हें। देखिए ये हमारे सामने दिया हुआ है 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, पर्टिकुलरली क्या है भाई लोगों, एनिलीन। अब वापस आ जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, इसे बोलते हैं एनिलीन। क्या ये 1 डिग्री है, यस, यानी कि इसको अभी NH2 को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, N2 प्लस। किस प्रकार से, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। NaNO सीधा HNO2 के साथ आप रिएक्शन करवा सकते हैं, बट रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर, 0 से 5 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रखना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर 5 डिग्री से ऊपर गया तो फिर मामला बिगड़ेगा। 0 से 5, एनसीईआरटी ने 273 से 270 केल्विन में लिखा है, मैं 0 से 5 डिग्री में चल रहा हूं। ये हमारे सामने कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अब अपन को डायरेक्ट बताना है। बताइए ये किसको किस में कन्वर्ट कर देता है, N2 प्लस।
तो ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा N2+, पूरा लिख रहा हूं। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव इस पर है, लेकिन इलेक्ट्रोफिशिएंट ये है। बता सकते हैं इसका नाम क्या रहेगा? इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम। क्या बोलते हैं? बेंजीन हमारे सामने है डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। मान लीजिए अगर आपने रिएक्शन में किसका इस्तेमाल किया है, NaNO2, साथ में कौन लिया हुआ है? HCl, तो इस केस में भी आपके सामने डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। रिएक्शन कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर 0 से 5। तो इस बार जो बनेगा इसमें एनायनिक पार्ट भी आ जाएगा। अभी तक सॉल्ट में कैसा पार्ट था? केवल एटायनिक। तो यहां पर रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर प्लस और साथ में कौन आ जाएगा? Cl-। बताइए इसको हम क्या बोलते हैं? ये रहेगा हमारे सामने बेंजीन डायजोनियम, ये रहता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इसको हम बोलते हैं। इन शॉर्ट इसी को ही लोग BDC बोलते हैं, बस BDC चलता रहता है, ये अकेला ही नहीं है। अभी H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करवाओगे, क्योंकि NCERT पढ़ोगे तो तुम्हें रियलिटी का एहसास हो जाएगा। खतरनाक तरीके से बात करता है भाई, कुछ भी नहीं छोड़ता है, ये हमारे सामने बन जाएगा। इसके केस में जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा साथ में वो कौन रहेगा? HSO4-, यहां पर रहेगा प्लस और यहां पर रहेगा HSO4-। यहां पर इसका नाम हुआ, क्या नाम होना चाहिए? टेम्परेचर यहां पर भी क्या रहेगा? 0 से 5 डिग्री। तो ये रहेगा हमारे सामने बेंजीन डायजोनियम, बिल्कुल सही, बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और ये एनसीईआरटी लिखता है, कौन लिखता है? एनसीईआरटी। बस एक ही बात बोलते रहते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ बीडीसी, रिएक्शन ऑफ बीडीसी, शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में सुलझते रहते हैं। क्वेश्चन आ जाए व्हेन बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्ट्स विद वाटर, साफ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। ये सारे के सारे सॉल्ट्स हैं, रिलेटिवली स्टेबल होते हैं ये लो टेम्परेचर पर। एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते थे, लेकिन जब ये नाइट्रोजन N2+ जब बेंजीन से जुड़ा होता है तो इसे हम बोलते हैं एराइल डायजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? एराइल। ये जो है वो लो टेम्परेचर पर रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और इनको आइसोलेट कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? आइसोलेट। लेकिन टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर हल्का सा 5 से ऊपर गया तो ये भी N2 गैस रिलीज कर जाएगा, ये भी डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इनके बारे में हम लिख सकते हैं रिलेटिवली स्टेबल। रिलेटिवली स्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये एल्काइल वालों के कंपैरिजन में क्या है? स्टेबल है। रिलेटिवली स्टेबल एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये स्टेबल रहते हैं, इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैन बी आइसोलेटेड, कैन बी आइसोलेटेड एट लो टेम्परेचर, कैन बी आइसोलेटेड एट लो टेम्परेचर। आइस बाथ में रिएक्शन करवाई जाती है बहुत ही लो टेम्परेचर पर। टेम्परेचर शुड बी 273 केल्विन से 278 केल्विन। ये लीजिए, केल्विन में भी लिख दिया है। इनको आप आइसोलेट कर सकते हैं, ये रिलेटिवली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। लेकिन एक और सोल्ट है जो रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल है, एक और सोल्ट है जो रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल है। आप देखिए सोल्ट की तो ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे सामने क्या नाम रहेगा इसका? डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। एग्जैक्टली सही बोला है। ये सारे नाम है, क्या पढ़ते हो? बस बीडीसी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बीडीसी। तो यहां पर ये क्या होता है? स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये ध्यान रखना भाई, ये रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल है। इसको अगर आपको डिकम्पोज करवाना है ना तो हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? हीट। और इनको डिकम्पोज करवाना है तो टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर कर दो, हीट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25 तो रूम टेम्परेचर ही होता है। क्या होता है? 25 तो रूम टेम्परेचर है। आजकल तो 47 48 हो रखा है। क्या हो रखा है? 47 48। अब अपने दिमाग में एक बात आएगी, और बात क्या है कि एल्काइल डायजोनियम सोल्ट आपने लिखे थे हाईली अनस्टेबल, कांट बी आइसोलेटेड। तो ये रिलेटिवली स्टेबल क्यों है और इनको हम आइसोलेट कैसे कर पा रहे हैं? एराइल वाले स्टेबल क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है उनके स्टेबिलिटी के पीछे? क्योंकि ये जो होते हैं ये होते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या होते हैं? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखिए कोई भी बात एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा हूं मैं, एक लाइन भी, टाइम ही नहीं मेरे पास एनसीईआरटी से बाहर जाने की। ये बात भी एनसीईआरटी लिखता है, ये सारी बात एनसीईआरटी लिखता है। एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसने बहुत सारे लिखी हुई चीजें। सुलटा दिया है क्या?
लिखिए तो एराइल डाइजोनियम सोल्ट्स आर स्टेबल बिकॉज दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. एराइल डाइजोनियम सोल्ट्स, aryl diazonium salts are stable. Aryl diazonium salts are stable at low temperature. Aryl diazonium salts are stable at low temperature because they are resonance stabilized. Because they are resonance stabilized. Because they are resonance stabilized. वो कैसे होते हैं? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं. आप बताइए हेलोजन sp3 कार्बन पर लगा था जब रिएक्टिव ज्यादा था या sp2 कार्बन पर? sp3 सिंगल बॉन्ड था. sp2 पर आते ही क्या कर लिया था उसने? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. बस यही है रीजन, बताने की जरूरत ही नहीं है. ये हमारे सामने कौन है? एराइल डाइजोनियम सोल्ट है कि नहीं है? देखिए भाई लोगों, रेजोनेंस में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगी. अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को तुम्हें नहीं दिखाऊं तो रेजोनेंस कैसे होगा? ये बॉन्ड जाएगा इधर और ये बॉन्ड जाएगा इधर. यहाँ क्या आएगा? माइनस, और यहाँ क्या आएगा? प्लस. तो ये प्लस एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने बने हुए? 4. तो इसने जैसे ही रेजोनेंस किया तो ये पॉजिटिव चार्ज जो था वो डीलोकलाइज हो जाएगा, और डीलोकलाइज होकर किस पर आ जाएगा? रिंग पर. यहाँ आएगा माइनस और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस. ये प्लस एज इट इज रहेगा. ये इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने बने हुए? 4. ये हमारे सामने था. यस. फिर से रेजोनेंस करेगा. यस. पाई बॉन्ड जाएगा इधर और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा? एंड टर्मिनल. आपने कुछ देखा? बेंजीन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन चुका है? बेंजीन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन चुका है? डबल. तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका इतना आसान नहीं रहेगा. इसीलिए ये 0 से 5 के बीच में स्टेबल रहता है. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है और इसी को हम बोल देते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. फिर से ये आएगा इधर और पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा? एंड टर्मिनल पर. यहां पर आ जाएगा. तो इसकी स्टेबिलिटी पूछ सकता है. ध्यान से, दिमाग में सारी बातें होनी चाहिए. ये है माइनस और ये क्या है? प्लस. अब मान लीजिए आपको बोलेगा कि बताइए कौन सा एराइल डाइजोनियम सोल्ट ज्यादा स्टेबल है? ये N2 प्लस है. यहां पर इसकी पैरा पोजिशन पर लगा देगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो प्लस आई प्लस एच कुछ ना कुछ तो लगा रहा होगा, प्लस आर. एक ऐसा रहेगा नॉर्मल जिसकी पैरा पोजिशन पर कुछ भी नहीं रहेगा, और एक ऐसा रहेगा जिसकी पैरा पोजिशन पर क्या लगा देगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो क्या आप इन डाइजोनियम सोल्ट की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर पाएंगे? यस. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप केटायन की स्टेबिलिटी को घटाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बढ़ाता है. तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा कि नहीं रहेगा? दैट्स ऑल. छापिए, आगे बढ़ूंगा. जल्दी जल्दी छापेंगे. अब शुरू होने वाली है रिएक्शंस. क्या शुरू होंगी? रिएक्शन. अभी तक तो थ्योरी पार्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ थ्योरी पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं. यहां पर लगा देगा OCS3, वहां पर लगा देगा NO2, बोलेगा कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन डाइजोनियम सोल्ट. नॉर्मल बच्चे को तो पता भी नहीं है कि स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करना है, क्योंकि बीडीसी जो पढ़ते हैं वो यहाँ थोड़ी पढ़ते हैं. वो SN1 में ही सुलटा देते हैं इसको पूरे को. केटाइन बना बना के धनाधन जाता है 20 से 25 लेक्चर के अंदर पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का. हो ही नहीं सकता. हो ही, जब 5 पेज की जीओसी को तुम 15 दिन पढ़ाते हो तो फिर पूरी एनसीईआरटी में तो 250-300 पेज हैं. पूरा ऑर्गेनिक ही वो है. सुलटा दिया है क्या? अरे मतलब वही है पूरी ऑर्गेनिक. पूरी +2 की एक पार्ट ऑर्गेनिक है, पूरा +2 का. लेकिन पता नहीं यहाँ पर ऑर्गेनिक को कितनी कम तवज्जो क्यों दी जाती है. वो तो अच्छी बात है कि पेपर अब आसान आ रहा है, बच्चे से बन रही है, लेकिन पहले AIPMT के पेपर भी नहीं बनते थे. 15 में से 10-11 जिसके हो जाते थे ना ऑर्गेनिक में, उसका सिलेक्शन हो जाता था. बड़ी मुश्किल से 10-9 क्वेश्चन होते थे ऑर्गेनिक के. लेकिन अब तो बहुत आसान आ रहा है, एनसीईआरटी से आ रहा है. तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने पास. डर नहीं है कि कहां से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा. क्योंकि आपने देखा पिछले 2-3 साल से एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया है. तब बनाने के लिए बेचारे को चाहे इटार्ड का कॉम्प्लेक्स पूछना पड़ा हो, लेकिन बोला बाहर तो मैं भी नहीं जाऊंगा. और ये एग्जामिनर अच्छा है. क्या है? कम से कम ये तो डर नहीं रहेगा कि कहां से क्वेश्चन आएगा. अब जब ये होता है कि कहीं से भी आएगा तो बच्चा बोलता है फिर क्या पढ़ना, कहीं से भी आ सकता है, वही देखूंगा जाके. सुलटा दिया है क्या? देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट. फॉर्मेशन नहीं, इसी में पॉइंट लिखना है. फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट. फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट.
formation of diazonium salt is known as diazotization reaction. Formation of diazonium salt is known as diazotization reaction. Formation of diazonium salt is known as diazotization reaction. अब पूछेगा आपसे, क्वेश्चन जरूर बनेगा कि डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कौन से करते हैं। देखिए, डाइजोनियम सोल्ट केवल 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं? 1 डिग्री, क्योंकि NH2 को N2+ बना सकते हैं हम, और एलिफेटिक के केस में वो आइसोलेट नहीं होता है। तो केवल कौन से? 1 डिग्री एरोमेटिक। लाल पेन से लिखना, इसको क्वेश्चन बनेगा इस पर कभी ना कभी। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स, ये नोटबुक ग्रंथ बन जाएगा आपके लिए, इसको पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस होंगे। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स शो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स शो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। कुछ लोग बोल देते हैं एनिलीन दिखाता है, एनिलीन एक 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है। अगर एनिलीन के ऑर्थो पैरा पर कुछ ग्रुप लगा दे तो उससे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बस 2 H होने चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। बाकी बेंजीन पर तो कुछ भी लगा, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दिखाएंगे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है क्या? लेकिन सर आपने एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी? 1 डिग्री अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड रिलीज N2 गैस, लेकिन यहां तो N2 गैस रिलीज हुई ही नहीं है। अगर आपने बेटा गलती से टेम्परेचर को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। गलती से अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, मान लीजिए रूम टेम्परेचर भी हो गया है, अगर ये टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री तक भी पहुंच गया है ना, तो फिर आपका डाइजोनियम जो सॉल्ट है ये टूट जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा? फिनाइल कार्बोकेटायन। जिसका डर था वही हुआ, N2+ यहां से रिलीज हो गया और फिनाइल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन कर जाएगा। तो टेम्परेचर शुड बी केप्ट लो, 0 से 5 होना चाहिए, 5 से 10 की रेंज में भी टूट जाता है। इतना क्या होता है? अनस्टेबल। लेकिन अगर ये हमारे सामने है तो ये रूम टेम्परेचर तक स्टेबल होता है। ये हर सोल्ट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, आप जानते हैं। सारे सोल्ट ऐसा नहीं है कि एक ही टेम्परेचर पर डिकम्पोज होते हैं, तो ये हमें पता रखना है। अब आपके सामने आ रहे हैं क्वेश्चंस। N2 गैस रिलीज हुई कि नहीं हुई? हुई। फाइनली N2 गैस रिलीज होगी 1 डिग्री अमीन में, क्योंकि NH2 जो N2+ में कन्वर्ट हुआ है वही तो N2 गैस में निकलता है। लीजिए क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं। जो डे 1 पर आपको बातें बताई गई थी ना भाई लोगों, वो आज तक वैलिड है। जो बात बोली गई थी वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए बोली गई हो, नहीं, थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? वैलिड है। NOCl, ये अपनी मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए 1 डिग्री अमीन को एल्काइल क्लोराइड में कौन बदलेगा? NOCl। आज ही करवा दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बताने के बावजूद भी 2 दिन बाद तुम ब्लैंक मिलोगे एकदम। NOCl को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोइल क्लोराइड या फिर टिल्डन्स रिएजेंट। करिए, रिएक्शन करवाइए। लैब होना चाहिए, फिर तो सिलेबस हो लिया। सिलेबस की तो बहुत मारा मारी रहती है। फेज लेट शुरू हुआ, क्या किया जाए? 3 दिसंबर को हुआ है भाई, 6 महीने, 4 महीने में 2 साल का सिलेबस 4 महीने में। मास्टर की रेल बनी रहती है बेचारे की। उनको वो अलग, वो तो अभी तक आए ही नहीं है। यहाँ 3 लेक्चर लेट हो जाते हैं तो नींदें उड़ जाती हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। केदारनाथ गए हैं शायद। ये देखो सारे एक्टिव हो गए हैं। और कुछ राय देनी है? क्वेश्चन करो, वो तो आप करोगे, उसमें हम खोपड़ा खराब थोड़ी करेंगे। कहीं जाने लायक छोड़ोगे तो जाऊंगा कहीं, बस अभी तो पैरों से चल के जाना चाहता हूं, कंधों पे नहीं। इसके अलग अलग आइडिया हैं राक्षस के। क्वेश्चन आ चुका है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो कई साल आए हैं सर, आते हैं चले जाते हैं, आप इतना सीरियस मत लो। इतने सीरियस तो हम भी
जितने आप हो जाते हैं। ये जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स वाला क्वेश्चन है ना, ये नॉर्मल बच्चे को बहुत दुखी करता है। पॉसिबल प्रोडक्ट्स मेजर नहीं पूछा है, क्या क्या बन सकता है, पॉसिबल प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है। ये नॉर्मल बच्चों को एकदम बहुत ही परेशान सा करके रख देता है, हताश उदास हो जाता है बच्चा एकदम कि करूं तो करूं क्या। क्यों? क्योंकि याद रखता है फिर वो, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सीएल लगाएगा कि वाटर ओएच लगाएगा? अल्कोहल बनता है प्रोडक्ट इसमें। बाकी सही था, बस आखिरी में जाके गड़बड़ कर दी तूने। बताइए, इस वाले क्वेश्चन के साथ हम हैंडल करते हैं। देखो यहां से क्या मिलेगा हमें, NO+ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये तो हम जुगाड़ से सीधा NO+ दे रहा है, तो पहले रिएक्शन एग्जैक्टली सेम चलेगी। ऊपर वाले में न्यूक्लियोफिल कौन होगा, वाटर, न्यूक्लियोफाइल होगा वाटर, नीचे वाले में Cl-, बस इतना सा फर्क है। आप बताइए सबसे पहले NH2 किस में कन्वर्ट होगा भाई लोगों, NH2 किस में कन्वर्ट होगा, N2+। क्या बनेगा हमारे सामने, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। क्या हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, नहीं, कभी नहीं कर पाओगे, लो टेम्परेचर पर भी नहीं। तो ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा और निकलेगा। अगर ये बॉन्ड तोड़कर निकला तो किसकी फॉर्मेशन कर जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि कार्बोकेटाइन का पहला काम, बताइए आज तक चेंज हुआ है क्या? थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात वैलिड रहेगी, थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मेहनत की है भाई सब्जेक्ट पर। अगर ये रीअरेंज कर गया है तो फिर ये रीअरेंजमेंट के बाद कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यस। बताइए दूसरा काम कार्बोकेटाइन का, कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। इधर वाले में न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा, वाटर, और इधर वाले में न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा, Cl-। बस इतना सा फर्क है। तो इस केस में यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा आपको कौन, OH, और इस वाले में आपको प्रोडक्ट कौन मिलेगा, Cl। दैट्स ऑल, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। उधर चलते हैं। एक बार मैंने आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था, मात्र यही एक एग्जांपल है रिंग कॉन्ट्रैक्शन का। उसके अलावा रिंग कॉन्ट्रैक्शन पर सोचना भी नहीं है, और नहीं आएगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन पर, नीट बात भी नहीं करेगा। एक्सपांशन तो पूछा नहीं आज तक बेचारे ने, कॉन्ट्रैक्शन की बातें कर रहे हो आप। क्या ये भी NH2 N2+ में कन्वर्ट होगा, यस। और क्या आप इसको आइसोलेट कर पाओगे, नहीं। ये खटैक से बॉन्ड तोड़ेगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, कार्बोकेटाइन। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये 4 की रिंग किस में चली जाएगी, 3 में। ये 4 की रिंग किस में चली जाएगी, 3 में। यहां पर हमारे सामने कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा, यस। अब आप बताइए आगे ये रीअरेंज होना चाहता है, नहीं। नेक्स्ट, कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। हु इज द न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस, वाटर, बिकॉज एसिड इज डाइल्यूट। तो यहां पर ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। यही एकमात्र एग्जाम्पल है रिंग कॉन्ट्रैक्शन का, यही एकमात्र एग्जाम्पल आपके लेवल पर। यहां पर इस पर भी अटैक हो सकता है, और जब इस पर अटैक होगा तो प्रोडक्ट हमारे सामने ये बनेगा। ये लगभग टोटल का 47% बनता है, और ये टोटल का 48% बनता है। ये मात्र 1% से मेजर निकल कर आता है, मात्र 1% से। क्लियर, ये हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब नीचे वाला वो तो फर्जी सा याद करना है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार मात्र लिखा है एक्सेप्शन। क्या लिखा है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वो होते हैं जो कांट बी एक्सप्लेन्ड, एक्सेप्शंस आर कांट बी एक्सप्लेन्ड। तो यहां पर ईथर बनता है, क्या बनता है, ईथर। भाई ये अपने एलन में इसको ईथर ही बनाया जाता है, बाकी ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है सीक्वेंस रिएक्शन के अंदर। हर स्टैंडर्ड बुक ने इसका आंसर अल्कोहल दिया है, लेकिन यहां पर ईथर ही चलता है, तो ईथर बना दिया है और लिख दिया एक्सेप्शन। यानी कि मतलब आप कोई मुझसे पूछेगा नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको, नहीं पता, पूछेगा ही नहीं। ईथर टिक मार देना, तुम क्या टिक मार देना, ईथर। नहीं देता है, कुछ नहीं पूछता, ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें करता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा है पॉसिबल प्रोडक्ट्स। पॉसिबल प्रोडक्ट्स का मतलब जो जो बन सकते हैं वो सब बता दो, जो जो बन सकते हैं वो सब बता दो। बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। इधर वाले को साफ कर दूं क्या, पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा भाई लोगों, कई बार पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। कई बार हमसे ये पूछ लेता है, कई बार हमसे ये पूछ लेता है। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चा सुलझ जाता है, अक्सर, क्योंकि यहां उसको याद नहीं आते हैं। और मुझे जहां तक ऐसा लगता है
कि तुम्हें इसको रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बताइए रिएक्शन कैसे चलेगी? NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2 प्लस कन्वर्ट हो जाएगा क्या? यस। क्या ये यहां से रिलीज हो जाएगा? जी हाँ। किसकी फॉर्मेशन कर जाएगा? कार्बोकेटायन की। भाई लोगों, जो जिस लेवल पर ऑर्गेनिक उठाई है ना, देखिए स्टार्टिंग से मैंने आपके साथ इतनी खतरनाक मेहनत की है कि सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं आ सकती। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाना शुरू करूंगा ऐसे। सबसे आसान पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे आसान पार्ट है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। ये हमारे सामने बन चुका है कार्बोकेटायन। बताइए कार्बोकेटायन का पहला काम, पूछो इससे करेगा क्या? दूसरा काम, कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। अब ढूंढो न्यूक्लियोफाइल्स। बताइए क्या वाटर न्यूक्लियोफाइल है? आप बताइए क्या Cl माइनस है? क्या ये आपने NaNO2 लिया है, ये हमारे सामने NO2 माइनस, और ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अबे बस एक जगह ही पढ़ा करो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जीओसी पढ़ा दो सर, जीओसी में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं बताए। दोनों साइड से, ऑक्सीजन से भी और नाइट्रोजन से। मेजर माइनर की तो बात नहीं की, पॉसिबल पूछा है। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो एक बार ये यहां से अटैक करेगा, एक बार इसका अटैक कहां से करवाएंगे? नाइट्रोजन की साइड से। कहां से अटैक करवाएंगे? नाइट्रोजन की साइड से। पहले बताओ ये वाला साफ कर दूं तो ये प्रोडक्ट एक बार लिखवा दो कौन कौन से बनेंगे। यहां पर ये तो आपके सामने बनकर आ जाएगा अल्कोहल। यहां पर कौन बनकर आ जाएगा आपके सामने? क्लोराइड। यहां पर हमारे सामने एल्केन नाइट्राइट, बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाया है। यहां पर कौन बनकर आ जाएगा? नाइट्रो एल्केन। भाई ध्यान से मेरी बात को सुनते रहेंगे, ये बन जाएगा। और कोई न्यूक्लियोफाइल तो नहीं बच गया है गलती से इसके अंदर हो? नहीं। कौन बचा है? नहीं बचा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो आप बताइए, कार्बोकेटायन का दूसरा काम हो चुका है। तीसरा काम एलिमिनेशन करेगा कि नहीं करेगा? और अक्सर बच्चे को यह समझ में, क्योंकि उसने जिंदगी में बड़ी मुश्किल से रहता है, एल्कीन बनती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। किसमें? डिहाइड्रेशन अल्कोहल में। तो कार्बोकेटायन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है भाई। सब्स्टिट्यूशन के साथ क्या करेगा? एलिमिनेशन। भाई लोगों ईथर यहां भी बन सकता है। ईथर भी इस रिएक्शन का पॉसिबल प्रोडक्ट है। ये वाला ईथर भी इस रिएक्शन का पॉसिबल प्रोडक्ट है। कैन यू एक्सप्लेन इट? यस। अल्कोहल से बनाएगा, अल्कोहल पर प्रोटोनेशन हो गया, यस। तो फिर दूसरा अल्कोहल अटैक करके क्या बना देगा? ईथर। और ये अगर ऑप्शन में दे दिया ना, चारों खाने साफ करके जाएगा, पता नहीं लगने देगा क्या है। आधी से ज्यादा जनता तो पागल एल्कीन पर हो जाती है। यही हो जाता है। अबे आधी ज्यादा जनता पागल हो जाती है एल्कीन पर कि ये कहां से बन गया, इसमें एलिमिनेशन क्यों हो गया। हालांकि आपको डाउट नहीं आना चाहिए, केटाइन का ये तीसरा काम है। आपसे क्या पूछा है? पॉसिबल, मेजर नहीं पूछा है। तो अब अपन एक ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, और उसके बाद अपन क्या करेंगे? कंटिन्यू।